आज चाय छोड़ बात चालू करे, फिर मैं लेमन टी चालू करे। सही तो रहे पर मन तो आप ही चाय देते बा, मैं पी ले लूँ। रिप्लेस नहीं कर पा रही है कोई भी चाय ने, जब मैं सोच ले रहन दो। कोई तो प्रेम महसूस कर रहा है तो इन छोड़ना नहीं। चाय ने महसूस बहुत प्रेम है। हाँ तो नहीं, मैं कट्ठे जाऊँ वही को, मैं चाय कॉफ़ी कहीं कौन पियो, क्योंकि मैंने घर में मैंने अदरक दी लेमन ग्रास गालोड़ी है चाय बावे ऐ नहीं वजह मैं चाय कौन बा और और कोई गालो कौन नहीं गर्मी में। ना मैं कट्ठे कौन पियो, मैं किरे घरे जाऊँ तो ही कौन पियो, मैं साथ ही कौन पियो। चाय कौन पियो बाकी नाश्ता और सब करो, चाय कौन पियो, चाय में कट्ठे नहीं कौन पियो। चाय मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक करके दिखो ही मैंने एल्थ्रो रीजन को नमन भावी कोने जो माथा चढ़ता है। ओके 1 2 C++ की क्लास है सी कोड ही तो चल रहा था, तो आपने लिखा था ना वीडियो में सी वाला कोड चल ही नहीं था, एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं था। एक्सटेंशन से भी नहीं होएगा, कंपाइलर चाहिए उसके लिए। हाँ मतलब वही उनके वो कौन सा फोल्डर है इसमें? ये 9 AM वाला है, ये वेज संडे 10 AM बैच 10 AM संडे। चलो इसे क्या टाइम नहीं अभी इन क्लासेस में कौन छुट्टी ले रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है। अभी तो दूसरा टॉपिक चल रहा है, फंक्शन चल रहा है ना। कल हमने सिंटैक्स लिखना सीखा था, है ना। IIF इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन, लगातार 3-4 दिन में उठ गई है। पढ़े तो है, पढ़ने में तो कोई दो रहा है, कोई सुबह उठना दो रहा है। 5 बजे उठती है, अब भागती आई है। आज 5 बजे उठी। मैं तो फिक्स है 4:30 मतलब 4:30। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, जो हमने लिस्ट दी हुई है ना, कहाँ है वो लिस्ट? हाँ, ट्विस्टिंग हमने वैसे तो पहले भी पढ़ी थी। आज हमारी आज मेन पैरामीटर ये रहेगा, ये तो 5 मिनट का टॉपिक है। अभी देखो मैं एक पेज बनाता हूँ, उसमें एक फंक्शन है, या तो मुझे इन सबकी आवाज़ नहीं आती क्या, या टीवी की आवाज़ ऑफ की हुई है, मुझे किसी की आवाज़ क्यों नहीं आती? कोई बोलना तो हेलो हेलो कुछ हाँ तो रही है आवाज़। आजकल बोलते नहीं हो उसे। गौरव ऑफलाइन आया करो। आज घनश्याम नहीं आया। आ गया सर, आ गया। उम्र बटी है वाला, ये था ट्विस्टिंग। वैसे तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फंक्शन के रिगार्डिंग समझाना है मुझे, जिसमें एक अंतर भी आ जाएगा।
क्या आउटपुट है? टू वाला नहीं है। किस किस को लगता है दोनों आ जाएगा? निश्चित तुम्हारी आवाज़ है ना इको कर रही है, तुम टाइप कर दो एक बार। बाकी सब भी टाइप कर दो। यहाँ से किसको लगता है कि दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे? दो को लगता है, और किसी को? दोनों हो जाएंगे। कौन सा? वन वाला। किस किस को लगता है केवल वन वाला होएगा? किस किस को लगता है केवल टू वाला होएगा? ऑनलाइन वाले जवाब दो। रवि का, राम कह रहा है दोनों हो जाएगा, ऋषि कह रहा है वन होएगा, नहीं रितिका कह रही है वन होएगा, वंश कहता है वन वाला होएगा, घनश्याम भी वन। राम का आंसर सही है और तुम दोनों का भी सही है, दोनों कॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज वन फंक्शन, दिस इज टू फंक्शन। बता ही रहा हूँ, तभी लिखा है, नहीं तो क्यों बताना। यदि आप फंक्शन कीवर्ड से कोई भी फंक्शन बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका स्कोप सुपर ग्लोबल होता है, ग्लोबली होता है, मतलब आप कहीं बनाओ वो कॉल हो जाएगा। उनको स्कोप बाउंड नहीं करता इन जनरल। इन जनरल मतलब आपने ऊपर नीचे कहीं बनाया हो वो अपने आप में सब जगह टॉप ऑफ द लेवल पर डिक्लेयर माने जाएंगे, मतलब ग्लोबली डिक्लेयर माने जाएंगे। हाँ लाइन से चल रहा है, पर जैसे वो टू, जैसे ही कोई पहले देखो जावा स्क्रिप्ट में मैंने ये होस्टिंग पहले भी बताया था। यार फंक्शन नाम बदल दो उसी पढ़ाया तो मैं सगली चीज ने सभी है अपन खायोड़े याद रहो कौन तब कहीं कौन दोबारा सुन रहा ये बात है तो मैं मना को नहीं करी दूसरे कोई फीस ले रहा दोबारा बैठे है नहीं इसमें बैठ जा मैं सगले नो पढ़ा रही हूँ समझ ले मेरी बात को फिर से समझो। वन और टू दो फंक्शन है। मैंने होस्टिंग के बारे में पढ़ाया हुआ है कि वो अपने जितने भी वेरिएबल और फंक्शन है उनको टॉप लेवल पर डिक्लेयर मानता है। ये हमारा बैच है और इस बैच के अंदर लेट और वार में होस्टिंग ये मैंने यहाँ पर समझाया हुआ था, इसमें थ्योरी नहीं लिखी यार। और इसमें मैंने ये समझाया था कि जो भी फंक्शंस और वेरिएबल्स बनते हैं, किसी कॉपी खोलना जिसमें मैंने पुराना पढ़ाया हुआ था, नोट्स लिखे हुए हैं ना, तो ट्यूशन आया तो कॉपी घर पर ऐसे कैसे काम कर लेगा। और कोई कॉपी है क्या जिनके पास नोट्स है? सारी कॉपी कट है, एक भर गई क्या किसी के पास जो यहाँ इस बैच को शुरू से ज्वाइन किया या पिछले बैच को? सारी कॉपी कटा है, हमेशा से आई है क्या? उसमें ये साफ साफ लिखा है भाई जितने भी वेरिएबल और फंक्शन होते हैं वो अपने स्कोप में टॉप लेवल पर डिक्लेयर माने जाते हैं। जितने भी वेरिएबल और फंक्शन होता है वो अपने स्कोप में क्या माने जाता है? टॉप लेवल पर डिक्लेयर माने जाता है। मतलब जहाँ पर भी उसका स्कोप की मतलब जहाँ वो ख़त्म हो मतलब स्कोप ख़त्म होता है ना एक, तो वो अपने स्कोप के अंदर जब अब लड़ना बंद करता है। वन और टू फंक्शन है ये वन, ये जैसे कोड को रीड करेगा वो देख लेंगे जितने भी वेरिएबल और जितने भी फंक्शन बने हुए हैं उनको अपने स्कोप में सबसे ऊपर मान लेगा। यदि ऐसा होता तो ये अपने स्कोप में टॉप लेवल पर डिक्लेरेशन है।
को एरर आ गई। क्या आई? 2 इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये अब इस स्कोप के अंदर है। बात समझ में आई? तो इस स्कोप में वो टॉप लेवल पर बनाएंगे। इस लाइन को यहाँ से हटाकर यहाँ लिख दूंगा ना, तो ये मान लेगा। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है ये बना है। कहानी समझ में आई क्या? और क्या ये चीज़ें नहीं बताई हुई है? मैंने पहले भी बताई हुई। वेरिएबल और फंक्शन दोनों के लिए बताई हुई। उसमें वेरिएबल चल रहा था तो वेरिएबल को प्रायोरिटीज दी थी। अभी फंक्शन चल रहा था, फंक्शन को प्रायोरिटीज दे रहा है। ठीक है? तो हाँ, तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अपने स्कोप में हमेशा ऊपर ही ऊपर, मतलब जहाँ पर भी वो एक्सेसिबल है उसकी एक्सेसिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो उसको डिक्लेयर मान लेगा, डिफाइन नहीं मानेगा। लेकिन यदि आप नेम फंक्शन लेते हो तो वो अपने आप में फंक्शन टाइप क्या है तो वो फंक्शन टाइप को कॉल कर लेगा। उतारो इस लाइन को, फिर मैं अगला इसी में एक अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ। फटाफट है, इसमें बहुत सारे रोस्टिंग ख़त्म नहीं हुआ है। क्या कह रहे हो आप? तुम्हारा आवाज़ वास्तव में ब्लर और इको दोनों कर रहा है। तुम टाइप कर दो या किसी और को सुनाई दिए तो समझा दो। ऋषि, आज तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लैग कर रही है। पूछ लो बोले किसी से। हाँ, आवाज़ सही नहीं है। हाँ देखो, अब राम की आवाज़ एकदम क्लियर आई है। हाँ, आउट ऑफ स्कोप पर तो एरर आएगी, ऑब्वियस है। अब जैसे मैं 2 को एक्सेस कर रहा हूँ और मैंने स्कोप यहाँ है, तो मैं अब चाहे इसको ऊपर लिखूँ चाहे वो नीचे लिखूँ, वो आउट ऑफ स्कोप ही है। मेरे यहाँ पर भी एरर है और मैं इसको यहाँ लिखूँ तब भी एरर है, क्योंकि आउट ऑफ स्कोप है। तो एरर अभी भी बरकरार रहेगा। नहीं, इसने एरर को एक्सेस कर दिया। रुको, अब ये डिक्लेयर हो गया। फंक्शन का स्कोप ग्लोबल होता है। हाँ, यहाँ पर ये चल गया। ठीक है। अरे, फंक्शन एक बार जैसे ही डिक्लेयर काउंट हो जाता है फिर वो मेमोरी में ग्लोबल हो जाता है। अभी इसका दूसरा अंतर बताऊंगा। यहाँ पर ही एक्सेसिबल हो गया क्योंकि हमने फंक्शन कीवर्ड से बनाया हुआ है ना, इसलिए। अब अगला समझाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। अभी तो चलो एक्सेस हो रहा है। एक चीज़ और समझाता हूँ। मैंने फिर से एक फंक्शन वाले फाइल बने HOS2.js। मैं लिखा let 1 इक्वल्स टू फंक्शन और मैं लिख दिया console.log 1 फंक्शन। कॉपी, कॉन्स्ट के साथ लिखा करो। मेरी तो आदत नहीं है तो गलत है ये। जब भी फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट, इन तीनों को लिखो हमेशा कॉन्स्ट के साथ लिखा करो। माफ किया। क्या आउटपुट आएगा?
किस किस को लगता है दोनों आ जाएंगे? किस किस को लगता है एक आएगा? नहीं सर एक आएगा। किसी का माइक ऑन है? ये आउटपुट लिखो चैट में सब जने। पीछे दीपांशु, दोनों दोनों वाले एक बार एड्रेस कर दो। एक और कोई 2 3 4 5 और केवल 1 वाले कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 तुम्हारा केवल 1 है, ठीक है। हाँ सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट में जरूरी नहीं होता। चैट में किस किस का क्या आंसर है? ऋषि कह रहा है दूसरे में एरर आएगा। ओनली वन वाला आएगा। 1 वाला सभी का सही आंसर है। 2 दोनों नहीं आएंगे, कॉल दोनों नहीं आएंगे। टॉप ऑफ लेवल पर डिक्लेयर तो मानेगा ये, पर प्रॉब्लम क्या है, ये वेरिएबल है, फंक्शन नहीं है। तो वेरिएबल डिक्लेयर है तो वो कहेगा कि आप एक वेरिएबल यूज कर रहे हो जो कि यू कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन वाली एरर आ जाएगी, जो मैंने वेरिएबल में समझाई थी। कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। 1 वाला तो कॉल हो गया, 2 वाला कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 के पास फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है। इसके अंदर 1 और 2 फंक्शन थे। यहाँ पर 1 और 2 दो वेरिएबल है, वो फंक्शन टाइप की वैल्यू को कैरी रख रहा है। बात समझ में आ गया है क्या? फिर से समझ लो, ये यहाँ 1 और 2 दो वेरिएबल नहीं है, 2 फंक्शन है। यहाँ पर 2 एनोनिमस फंक्शन है जिनको कैरी 2 वेरिएबल ने किया हुआ। तो अब यहाँ वेरिएबल्स के रूल लगेंगे, चाहे एरो फंक्शन हो गया तब भी यही आउटपुट आएगा, ये बात याद रखना। तो अब इस केस के अंदर ये क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होएगा। इसके लिए इसको नीचे ही आना पड़ेगा, तभी कॉल होएगा। अंतर समझ में आया क्या? 1 और 2 तभी आएगा। नॉर्मल जैसे कि भाई एक बात याद रखनी है, स्ट्रिंग किसे कहते हैं? वो जितने भी वेरिएबल और फंक्शन होते हैं उनको टॉप लेवल पर डिक्लेयर मान लेता है, ठीक है। तो फंक्शन को मान लेते हैं, मतलब वो फंक्शन को एक अलग कैटेगरी में रखा। लेकिन यदि कोई वेरिएबल जैसे लेट और वार या लेट और कॉन्स से बना हुआ है, तो वो क्या कहेगा, मैं इनिशियलाइजेशन तो उसको तो क्या नाम है, मैं उसको डिक्लेयर तो मान लूँगा, पर उसमें वैल्यू क्या है मैं ये पता नहीं कर सकता, तो उसको तुम पहले यूज़ नहीं कर सकते। तो यदि कोई वेरिएबल समय से पहले यूज होएगा तो वो उसको एरर दे देगा कि आगे बना हुआ है तो अभी यूज मत कर, उसको इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, आगे जाके इनिशियलाइज होगा तब जाके यूज करना। तो फंक्शन के केस में ऐसा नहीं है, और वार के केस में भी ऐसा नहीं। वो उनको टॉप लेवल पर डिक्लेयर मान लेता है और डिफाइन भी मान लेता है। वार की डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड के साथ मान लेता है, और लेट और फंक्शन को तो एक्सेसिबल ही कर देता है। अभी हमने एक्सेस किया ही था। और जैसे मैंने यहाँ पर अभी भी बोला, फंक्शन एक बार कहीं पर भी रीड हो जाएगा ना, फिर उसका स्कोप सुपर ग्लोबल हो जाएगा। हाँ, फिर कहीं पर भी देखो। तो यहाँ जब मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया तभी तो यहाँ एक्सेसिबल हो गया। सर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के फंक्शन लिख दिया, उसके नीचे बहुत सारा कोड लिख दिया, फिर बाद में कहीं कॉल करें तो भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। एक बार फंक्शन मेमोरी में आ गया ना, फंक्शन कीवर्ड से जो ऐसे फंक्शन बने हुए, एक बार मेमोरी में आ गया ना तो वो मेमोरी में रहते ही हैं। लेकिन ये वेरिएबल है, वेरिएबल मर गया तो फंक्शन भी मर गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है कि ये केवल लिखने का अंतर नहीं है, स्कोप में मतलब इनकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत वीक है। ये फ़ायदा है हमारे लिए। यदि एक फंक्शन मेमोरी में से रिलीज हो जाएगा तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर लोग एनोनिमस और एरो फंक्शन को आजकल यूज करते हैं नॉर्मल ग्लोबल फंक्शन बनाने की जगह, क्योंकि वो यदि मेमोरी में आ गए तो फिर वो रहेंगे ही रहेंगे जब तक पेज पूरा एक्सपायर नहीं होएगा। ये वाली चीज़ें यहाँ होती है। ये फंक्शन के 3 पार्ट जो होते हैं ना, डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉलिंग, वो C++ में और C में।
ये टॉप लेवल पर डिक्लेयर मान लेगा, मतलब ऐसा फ्यूचर में कोई है। डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि वो किस टाइप की बॉडी रख रहा है। हाँ, लेकिन इस केस के अंदर ये वेरिएबल ही है, इसको डिक्लेयर मानेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइन मानेगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखता है लेट और कॉस्ट के केस में, वार के केस में फिर मान लेता है। तो यदि अब यहाँ पर 2 है ना, वो क्या कह रहा है, मैं मानता हूँ आगे 2 आएगा, लेकिन उसमें क्या है वो आगे ही पता चलेगा, उसकी बॉडी नहीं मिलेगी। हाँ, इसको हाँ, तो वो उसको मानता है। यदि ये नहीं होता ना तो कहेगा कि 2 नाम का फंक्शन नहीं मिला, इस बार एरर अलग आएगी। ये बिफोर इनिशियलाइजेशन वाली एरर नहीं देगा, वो कहेगा 2 इज़ नॉट डिफाइन, मुझे 2 कहीं पर भी डिफाइन नहीं मिला। पर यहाँ पर ये एरर ये नहीं कह रहा कि मुझे 2 डिफाइन नहीं है, कहीं ना कहीं डिफाइन है, मैं मानता हूँ, पर अभी फ़िलहाल तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इनिशियलाइज अभी तक किया नहीं है, वो आगे जाकर होगा। हाँ, स्कोप की वजह से, स्कोप की वजह से नहीं है, टॉप लेवल की वजह से, ये समय से पहले यूज हो रहा है। स्कोप की वजह से होगा तो ये एक्सेसिबल ही नहीं होगा, अगेन ये कह देगा 2 इज़ नॉट डिफाइंड। देखो थोड़ा सा है ना, एकदम क्लियर करते हैं, एक बार स्किप करते हैं, सब कुछ क्लियरली सुनते हैं। तो स्टिंग ये कहता है कि एक स्कोप के अंदर जितने भी वेरिएबल बनेंगे मैं उसको ऊपर ही ऊपर मान लूँगा कि भविष्य में ये वेरिएबल होंगे, भविष्य में ये फंक्शन भी होंगे। यदि कोई फंक्शन कोड को इंटरप्रेट होते वक्त रीड हो गया, फिर उसका स्कोप सुपर ग्लोबल हो जाएगा और फिर मैं उसको ऊपर नीचे कहीं एक्सेस करूँ। लेकिन उस स्कोप के अंदर भी मैंने कहीं लिखा तो ढूंढेगा उस स्कोप में कहीं आगे नीचे है तो वो उसको उठा के ले आएगा। तो फंक्शन का केस अलग है, यदि फंक्शन कीवर्ड फिर फंक्शन का नाम है तो। लेकिन वेरिएबल्स का यहाँ रूल लग रहा है, यहाँ फंक्शन का रूल नहीं लग रहा। वो कहता है वेरिएबल के पास क्या है मुझे मतलब नहीं है। वेरिएबल के स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है मैं डिक्लेयर मान रहा हूँ स्कोप में टॉप पर, उसके अंदर क्या है वो मैं समय से पहले नहीं बताऊंगा, इतनी सी कहानी है। वो फंक्शन खुद फंक्शन टाइप का है ना, इसलिए वो हो गया, वो कोई वेरिएबल थोड़ी ना। जैसे ही उसने कहा इस नाम का फंक्शन है क्या, हाँ, तो उस फंक्शन को कॉल कर लिया। लेकिन इसको पूछा क्या आगे 2 नाम का वेरिएबल है क्या, हाँ, कि कॉल कर देगी, कॉल नहीं कर सकता, उसमें वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं मालूम। वो समय आएगा, उसको इंटरप्रेटर रीड करेगा, तभी मेरे पास मेमोरी में आएगी कि उसकी बॉडी क्या है। अब क्लियर हुआ। स्कोप का अंतर क्या है कि अब कर्ली ब्रैकेट है, ये तो कर्ली ब्रैकेट बाहर नहीं आ सकता। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर भी नहीं चलेगा और 2 नीचे भी नहीं चलेगा। हाँ, वो स्कोप में होना चाहिए। जैसे वो 2 चल गया था ना, मैंने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ लिख दिया तो बताया है ये वेरिएबल है, मर गया ये। फंक्शन होता तो चल जाता। तो फंक्शन हमें ऐसा लगता है बढ़िया बात है, बढ़िया बात क्या है, वो मेमोरी में पड़ा है, ज़रूरत नहीं है तब भी लोड ले रहा है। बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है। ये अंदर किस चीज़ का हो गया, वो स्ट्रिंग का। तो कभी भी बच्चे क्या होते हैं, भले कितने टाइम तक कोड लिख रहे हो वो कंफ्यूज ही रहता है, फंक्शन नीचे लिखो चार्ज से कौन चार्ज से, तो ये अगर यार ऊपर लिख दो है यार नीचे लिख दो, एक बार रन करा देखो चल है कहीं, हाँ चाल किधर ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि बेसिक ब्रीक होता है ना, कभी कभी 5-10 मिनट कोड में ऐसे ही चला जाता है। टेक्निकल लाइन जितनी भी है ना वो आर्ट्स पर चलती है, मतलब आपको आर्ट्स के पैसे मिलते हैं। यदि मेरी कंपनी है ही है, यदि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो यदि मैं उसको एनालिसिस करूँगा तो मैं देखूँगा कि प्रत्येक काम को कितने घंटों में किया जा सकता है, और उस प्रत्येक घंटे के मैं चार्ज लिखकर उसको चार्ज करूँगा। किसी के अंदर भी हो, आज बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आया तो वो और बड़ी कंपनी होती है ना तो केस अलग है। और बड़ी कंपनी के खेल के अंदर तो जो बीच में जो जैसे इन्फोसिस हो रहा है ना, या और भी कोई कंपनी है, वो क्या करती है, एक मीडिएटर है। वो कंपनी वैसे नहीं है, वो सैलरी तो देती है खुद, लेकिन उनकी सैलरी क्लाइंट से लेती है, खुद नहीं देती। हो सकता है उसके बीच में वो मार्जिन रख रही है, परसेंटेज रख रही है, कुछ भी रख रही है, लेकिन उनका जो स्कोप है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ देना है। किसको, प्रोजेक्ट को, व्यक्ति विशेष को नहीं। तो जैसे मान लो एक बैंक आई, बैंक में भी टेक्निकल टीम होती है, वो टेक्निकल टीम मान लो इन्फोसिस से डील करती है और वो कहती है कि मुझे बैंक का ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट का सिनेरियो बनाएगा,
फिर वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनके इंटरव्यूज होंगे वापस से उस प्रोजेक्ट के लिए, और देखा जाएगा कि वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, अदरवाइज वो पाइपलाइन में खड़ा रहेगा, उसको सैलरी इसका इन्फो। नगेनो में होता है सर, नगेनो। क्या कह रहे हो? नगेनो में होता है। अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही भाई आज तो, क्या लग आ रहा है। सर ऋषि बोल रहा है कि नगेनो में भी होता है ये चीज। ऋषि क्या कह रहा है? नगेनो में भी होता है। हाँ, ऐसे बहुत सी कंपनियों में होता है, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, रिनोसिस कंपनी है जो, कोई कंपनी हो, यदि वो सर्विस बेस्ड कंपनी है मतलब वो सर्विस के चार्ज ले रही है, वो उस कंपनी को उस प्रोजेक्ट के अपने सर्विस देने के चार्ज लेगी। उन्होंने एम्प्लॉय खड़ा करके अपने पास रखा हुआ है, इसी को सर्विस बेस्ड कंपनी कहते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जितनी भी बड़ी कंपनियाँ जो तुम्हें लगती है, TCS, इन्फोसिस, XYZ जो भी है, वो एम्प्लॉयज़ को स्टार्टिंग में सैलरी खुद देती है, फिर वो कंपनी से सैलरी लेती है एम्प्लॉय की और उसके अंदर अपना हिस्सा रखती है, प्लस अपने सर्विस के भी चार्ज लेती है, अपने रिसोर्सेज के चार्ज लेती है, सबका उसमें उनका टाइम भी हिस्सा लिखा हुआ होता है। आज मेरे पास यदि कोई प्रोजेक्ट आता है और यदि मैं, जैसे मान लो छोटी कंपनी की बात करते हैं, सनार की बात करते हैं, मान लेते हैं उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, तो व्हाट दे डू, वो सबसे पहले अपने जितने भी सीनियर डेवलपर है या जितने भी टीम लीड करने वाले हैं या जो भी उस कैटेगरी में उस कंपनी में जो सबसे अपर लेयर के लोग हैं, उनको प्रोजेक्ट को सीनियर समझाएगा, क्लाइंट से डील करेगा और प्रत्येक को कहेगा इसको टुकड़ों में बांटो, प्रत्येक टुकड़े का एस्टिमेटेड टाइम बताओ, फिर एस्टिमेटेड टाइम बनाकर एक रिपोर्ट तैयार होएगी, प्रत्येक टाइम को लिखकर उसको बताया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट इतने घंटों का है, दिनों का कभी नहीं होता। फिर प्रत्येक घंटे के चार्ज ले अब मेंशन करेंगे कि मैं प्रत्येक घंटे के ये चार्ज लूँगा। बात समझ में? तो उस घंटे के चार्ज मिलेंगे उनको, फिर आफ्टर डेट वो क्या करता है, उससे पे करता है। तो ऐसे कुछ कंपनियाँ ऐसे काम करती है, वो ये नहीं करती कि मैं आपको कौन सा एम्प्लॉय दूंगा, वो कंपनी ये कहेगी कि मैं तेरा ये प्रोजेक्ट कर दूंगा, इतने घंटों का है, प्रत्येक घंटे के इतने रुपए हैं, कौन करेगा ये मैटर नहीं करेगा। बात समझ में? तो कंपनी के अपने अपने पॉलिसीज होते हैं काम करने के। अब जैसे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, मैं बताऊंगा कि मुझे इसको कितना टाइम लगेगा, मेरे कौन काम करेंगे ये मैं नहीं बताने वाला, मैं करूँ या कोई और करे। इसीलिए ज़्यादातर आजकल कंपनी में अब जब मान लेते हैं 10 घंटों का काम है, मान लेते हैं, ठीक है, अब प्रोग्राम में सीनियर डेवलपर है तो ऐसे काम उसने हज़ारों बार किए हुए, तो मुश्किल से 1-2 घंटे में कर देगा। अब जो छोटी कंपनियां होती है ना, वो 10 घंटे के पैसे ले लिए, 1-2 घंटे में कंपनी के एम्प्लॉय ने काम कर दिया, बच्चे में 8 घंटों में दूसरी कंपनी का काम करा लेते हैं। एम्प्लॉय को नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, कितने घंटे के है, क्या है, कैसे है। सारी मैंने कच्चा चिट्टा खोल दिया कंपनी, ठीक है। तो हाउ कंपनी बिहेव दैट्स द, कंपनी वाले से पहले पूछना पड़ेगा आपको कितने घंटे का काम करोगे। देखो आपको ये अब दूसरा फेज देखो, यदि कंपनी में कोई एम्प्लॉय बेला बैठा है ना, तो यदि कोई कंपनी जल्दी से निकालती नहीं है, फायर नहीं करती, ले ऑफ अभी ट्रेंडिंग में चला है, इधर कोई भी कंपनी जल्दी से ले ऑफ मतलब निकालती नहीं है, वो निकालती है तो फिर बंच में निकालती है, तो वह नहीं निकालती, ठीक है। तो वो जब निकालती है मतलब वो नहीं निकालती ना, तो बच्चा पाइपलाइन में खड़ा है ना, तो उसको पे कर रहा है, उस समय उसका पैसा कौन दे रहा है? कंपनी उसी के पैसे को सेव करके रखती है और उसको देती है। बात समझ में आया ना? फिर वो उसको स्किल्स के लिए मोटिवेट करती है, उसके लिए स्किल्स के लिए उसके कोर्सेज खरीद के देती है कि ये स्किल तैयार कर अपना। ओके, तो ये जो अभी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फंक्शन बनाना सबको ही आएगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग? इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कभी कभी बस हमेशा कन्फ्यूजन ही रहेगा, ये यहाँ कॉल होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो बेसिक्स पर फोकस करो कि वेरिएबल है तो पहले तो एक्सेस होना ही नहीं है समय से पहले, तो समय के बाद में भी ये देखना है कि वो मरा गया है तो नहीं आएगा बाहर, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में तो बाहर नहीं आने वाला। इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। याद रखना ये कमियाँ नहीं है, पढ़ाते वक्त ऐसा लग रहा है सर कमियाँ बता रहे हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट मेमोरी है,
जो मेमोरी में से जल्दी रिलीज हो जाए वही काम का है। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर एक बैंक में एक आदमी आए, मैंने देखे थे, देना बैंक थी उस समय, वो फूड गेट वाले। उन्होंने फ्राइडे पर एक टीम आई, उसने मंडे की सुबह तक में रेनोवेट करके चली गई, टाइम लगा कर समेत। बैंक वालों को अच्छा लगा, भले पैसा लिया हो। बात समझ में? ये फंक्शन समय आया, कॉल हुआ, काम किया, ख़त्म हुआ, फ्री। लोड नहीं दे रहे हैं किसको? एप्लीकेशन को। इम्पोर्टेंट एक ही है, एप्लीकेशन में लोड ना आए। मैं मेमोरी कभी कभी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, कभी कभी डिस्चार्ज नहीं होता। रीज़न बैकएंड में जो मैं खोलता रहता हूँ वो बंद ही नहीं करता, तो पीछे पीछे बैठे बैठे लोड लेते रहता है। तो दैट्स द सिंपल रीज़न। मैं करता हूँ, फिर भी हो जाता है। ब्राइटनेस लो रखो। नेट बंद रखो, ब्राइटनेस ऑन रखो। अरे मैं तो सबसे सही उपाय है। डिपेंड है तुम कितना यूज करते हो। हालांकि आईफोन की बैटरी चलती तो बहुत कम है। इससे पहले मेरे पास वीवो का था। मेरी वाइफ के पास, हाँ? और 2-2 3 दिन चल रहा है वीवो की। हाँ, मेरी वाइफ के पास हमेशा ही वो आईफोन है। वो मैं कभी देखता हूँ, चार्ज लगाते रहो तुम इन्हें। डायरेक्ट कितों को फ़ोन चल रहा है, मैं मारता हूँ तो चलो ही, वो नहीं चार्ज करने की जरूरत ही कोई नहीं पड़े। मैं अभी भी इतना चार्ज नहीं करता, मैं दिन भर में काम ही नहीं करता। मुश्किल से 15-20% दिन भर में डिस्चार्ज होता अब भी मैं यहाँ बैठता हूँ, हमारे पास काम है अभी। है। मेरा फ़ोन चल रहा था, हाँ? समय से फ़ोन आईफोन की खास बात है, आप नहीं चलाओगे ना, जहाँ छोड़ा वहीं रहेगा चार्ज। ऑन करने के बाद फटाफट खाना तो लूज है। महीने भर चलेगा वो, और मजबूत इतना है, यहाँ से ठोक के मारोगे इसका सर फट जाएगा। नोकिया 1200 मेरे पास स्टार्टिंग के अंदर नोकिया 1100 था। वो तो सब नहीं होता है, अभी भी कर ले, डाउनलोड कर ले, सारे ही आ जाते हैं। बात तो खराब है। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर विस्टिंग समझ में आई क्या? स्कोप की कहानी समझ में आई क्या? तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जितने भी आप एनोनिमस और एरो बनाते हो, वो वेरिएबल्स के स्कोप के हिसाब से चलेंगे। फंक्शन भले दिया हो उसको, वेरिएबल जैसे जितनी देर जिंदा रहेगा उतनी देर वो जिंदा रहेगा, वेरिएबल मरा वो मरा। लेकिन फंक्शन सुपर ग्लोबल स्कोप के होते हैं, एक बार बन गया फिर एक्सेसिबल है। इसका एक टफ एग्जांपल करते हैं। हम्म क्या आउटपुट आएगा? रुको, चलो ठीक है।
अब बोलो। क्या आउटपुट आएगा? हेलो एक्सवाइजेड ना तो इसने एक्स वाई जेड को एक्सेस किया और ना ही उसने किसको, पहले एक्स वाई जेड में कहानी ख़त्म हो गई। इसने फंक्शन को जब स्कोप दिया क्योंकि फंक्शन आपने अपना एक अलग स्कोप में चलता है। अब बताओ अब कौन सा वाला होएगा? एक्स वाई जेड वाला होएगा, एम एन ओ वाला नहीं। ठीक है, ये याद रखना। रिटर्न तो लिखा ही नहीं मुंह माया नहीं है, मैंने कंसोल डॉट लॉग अंदर करवाया हुआ है ना, तो फिर रिटर्न का कॉन्सेप्ट आएगा तब बातें करेंगे, इसीलिए मैंने वो हटा दिया। अभी दोनों ही नहीं आएंगे, अभी भी दोनों ही नहीं आएंगे। अब कहानी को यहाँ फिर से समझो। ये एरो अब कल आया ही बताया था ना, इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन, वो है लाइन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अब मैं इस कहानी को रियल यूज बताता हूँ, रियल यूज से समझना। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, गो, और कंसोल डॉट लॉग करवा दिया हेलो गो, और गो फंक्शन को कॉल कर। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया गो। अब मैंने एक यहाँ पर फाइल बनाई कॉलर डॉट जेएस। मैंने क्या लिखा, क्या हुआ, रिक्वायर्ड ही लिखा था ना मैंने। रिक्वायर, फिर फाइल का नाम क्या है, कॉलर डॉट जेएस, और मैंने इसको रन करवा दिया। हाँ तो मैं भी तो ये लिख रहा हूँ, गो ही तो लिखा है। लैग हो गई तुम्हारी आंखें। एरर क्या आ रही है ये, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल डॉट स्लैश। देखो लोगो आ गया, मतलब ये फाइल यहाँ आ गई ना, ध्यान से समझना मैं समझा क्या रहा हूँ। अब ये फाइल यहाँ आ रही है तो मैंने इसको यहाँ से हटाकर यहाँ कॉल कर दूँ, फाइल तो पूरी आ ही रही है, क्या फंक्शन कॉल हो जाएगा? नहीं हो गया, क्यों? फाइल ही चेंज हो गई ना। तो यहाँ मैंने कॉल तो इसी को किया था ना, कॉलर को, तभी तो आउटपुट हेलो को आया था। फंक्शन तो रन मैंने कॉलर वाली कराई थी ना, तो मैंने इसको रिक्वायर्ड लिखा तो ये फाइल यहाँ आ गई। जब मैंने गो को कॉल किया हेलो गो प्रिंट हो गया, मतलब ये कोड यहाँ आया ही है। यदि मैं रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ तो कोड पूरा उठ के आया है ना, अब क्या दिक्कत है? तो वहाँ पे उस कोड में जब रन किया ना, उस फाइल में उसने पढ़ा ना, तो उसमें नीचे कहीं कॉल नहीं हो रखा था, तो उस वजह से ये नहीं हुआ। क्यों? काम क्या रखा है, वो वाली फाइल खोले हुए है। पहले यहाँ लिखा हुआ था, हाँ। तो जैसे ये फाइल कॉल हुई, कॉल हो गया। ये कॉल ये थोड़ी ना हुई थी, कॉल तो कॉलर वाले हुई थी। इसने उस फाइल को बुलाया, वहाँ जितना भी कोड है वो यहाँ लाया और गो को रन करवा दिया, रन हो गया।
और मैं अब यहाँ पर गो को लिखता हूँ तो वहाँ से तो नहीं हटा के दिखा दिया ना। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा तो अब क्या होएगा, यहाँ नहीं हो पाएंगे, एरर आ जाएगा। एरर आएगी, चलो मान लेते हैं एरर फाइनल है। क्यों आई? वो उसने फाइल को फाइल में तो अंदर है ना, उसको बुलाया, यहाँ बुलाया तब अंदर आ गया। यदि ये PHP होता तो रन होता। वो बोले अरे वो क्या है, इसे हटाओ। मैंने पहले भी बोला था, यदि कोई फंक्शन रिक्वायर करते हैं ना तो पूरे के पूरे फंक्शन को मॉड्यूल मानता, पूरी दूसरी फाइल को मॉड्यूल मानता है और उस मॉड्यूल को एक IIFE के अंदर रैप करके देता है और वो उसका स्कोप यहाँ अवेलेबल नहीं है। फाइल तो यहाँ है, वो फंक्शन भी यहाँ है, वो एक IIFE में है, जैसे मैंने अभी करवाया। ये वाला कल तो बताया इमीडिएटली इन्वॉल्व फंक्शन है। तो जैसे मैंने ये रैप किया हुआ है ना, वैसे ऋषि तुझे आज लिखना ही पड़ेगा, तू कितना ही बोल रहा है कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये गो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है ना तो इसका रीजन दिमाग में क्लियर रखो। इंटरनल बात क्या है कि वो उसके, अरे तो मैंने रीजन पूछ रहा हूँ तो आउटपुट पर बकवास कर रहा है। मैंने क्या कहा कि ये आउटपुट नहीं आएगा तय, रीजन बताओ। हाँ तो क्यों फाइल अटैच नहीं है क्या? यदि मैं इस गो को यहाँ से हटाया और मैंने इस फाइल में यहाँ रख दिया और मैं इस फाइल को यहाँ अटैच कर रहा हूँ, अब क्या ये फाइल यहाँ कॉल होएगी? तो क्या वो अब कॉल यहाँ हो रही है ना, मैंने कॉलर को कॉल किया है ना कि गो को कॉल किया है। वो जा रहा है, उसको बुला के ला रहा है ना, मतलब फंक्शन को तो उसने रीड किया है। ये फाइल यहाँ आई है ना, ये फाइल यहाँ आई है ना, तो कोड भी यहाँ आया है। ये बात याद रखो, फाइल पूरा का पूरा कोड उठ के यहाँ आया है, पर वो एक्सेसिबल इसलिए नहीं है। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि वो उसको एक IIFE पे मैं ड्रैप करके ला रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आएगा ये तो हमने पहले दिन ही क्लियर कर लिया था जिस दिन मैंने रिक्वायर पढ़ाया था। मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक समझो कि ये IIFE के अंदर रैप होके आ रहा है, रैप होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये यूज है, इसका स्कोप बना के ला रहा है उसका अपना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ एरर आएगी, एरर तो तय आनी। कोड पूरा रिक्वायर लिखते, कोड पूरा यहाँ आएगा। रन हुआ ना उस समय, फंक्शन भी बना, कॉल भी हुआ, तो मैं बाहर एक्सेस कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीजन समझा रहा हूँ कि वो एक इंटरनली उसको एक IIFE के अंदर रैप करके दे रहा है अपनी तरफ से। तो ये भी कोई कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि IIFE का यूज मैं कहाँ करूँ, तो उसको बताओ सिस्टम यहाँ कर रहा है, हम कहाँ करें ना करें मैटर नहीं करता है, सिस्टम यहाँ करता है। ईच फाइल ट्रीटेड एज मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब फंक्शन, मैं उसको रैप करके ला रहा है वो ये थोड़ी नहीं कहा फाइल नहीं मिली। ऊपर क्या कहा उसने? कहा कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल go.js। उसने कहीं कहा क्या फाइल नहीं मिली? मॉड्यूल का दूसरा मतलब, मॉड्यूल को हम फंक्शन ही कहते हैं एक तरीके से, मतलब उसको वो फंक्शन नहीं मिला। बातें समझ में आ रही है क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि जब भी मैं रिक्वायर्ड को यूज करता हूँ, पीछे जो भी फाइल है उसका डेटा रैप होकर किस में आता है? IIFE के अंदर। क्या हुआ? ये फीस भी नहीं दी हुई इसमें। कहाँ है? अरे वो बड़ी बड़ी स्टूडेंट है। आज तो टॉपिक पूरा पढ़ के जाएगा। कोई नहीं, मैं अब मेरे को, मैं जब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना, इसके पीछे का इंटेंशन समझो। ये रिक्वायर्ड मैंने कब का पढ़ा दिया था, जब जेसन वाली फाइल को एक्सेस किया था, तब मैंने उस समय भी कहा था कि आगे जाके बताऊंगा कि ये पूरा मॉड्यूल में रैप, मॉड्यूल का मतलब यहाँ पे एक पूरा एक IIFE के अंदर रैप होके आ रहा है। भले सुन लेना उस दिन की रिकॉर्डिंग। हाँ, तो मेरा यहाँ पर जो कंसर्न है ना, वो चीज़ को रिपीट करना है कि यहाँ IIFE का यूज कहाँ आया। यदि ये फंक्शन फाइल अटैच हुई है तो वो अपना स्कोप क्यों नहीं ला रहा? स्कोप को कौन माइंड करेगा? फंक्शन। तो यदि मेरा कोई कोड फंक्शन के अंदर है तो बाहर नहीं आएगा। बाहर के लाने के लिए उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वो एक वेरिएबल में आएगा, फिर उस वेरिएबल से इसमें एक्सेस होएगा। कहानी समझे क्या? गूगल करते इस बात को।
when I attach a file using required function in JavaScript, why पूरा बोला नहीं था। इस बैच में कहाँ हुआ गिट, वो रिकॉर्डिंग्स में ही तो हुआ है। कल क्या बस ये क्लास ही है और ये वाले और कुछ नहीं है। कल बाकी ऑफ है। ऑनलाइन वाले क्या है तो कल इसका भी ऑफ करते हैं। एक ही तो काम है, दिन भर में अब देख लो इधर, ये कहता है मॉड्यूल स्कोप इन Node.js ईच फाइल ट्रीटेड एज ए मॉड्यूल वेदर इट्स इम्पोर्ट यूजिंग रिक्वायर्ड और इम्पोर्ट कीवर्ड किसी से भी कर लो। देखो रिटर्न इट्स आइसोलेटेड स्कोप, दैट मीन्स दैट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिक्लेयर इन द मॉड्यूल आर लोकल टू दैट मॉड्यूल, नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेस ग्लोबल स्कोप ऑफ द फाइल दैट इम्पोर्ट इट, है ना। अब मैं इसको कहता हूँ देखो द आइसोलेटेड प्रोवाइडेड एनकैप्सुलेशन मीनिंग मतलब क्या है, द इंटरनल वर्किंग ऑफ मॉड्यूल हिडन फ्रॉम द अदर पार्ट एप्लीकेशन। देखो द मैकेनिज्म इज मॉड्यूल रैपर फंक्शन। क्या है ये, इसके बारे में और डिटेल में जाता है। देखो व्हेन यू डिफाइन ए Node.js फंक्शन कोड मॉड्यूल सीक्रेटली रैप इन अ फंक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, मतलब वो किससे लिंक्डइन है उस हिसाब से। रैपर फंक्शंस लुक समथिंग लाइक दैट। अब ये इसके 5 पैरामीटर और होता है जो हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो देखो वो उसको एक इस टाइप से फंक्शन में रैप करता है जिसको हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं, कि वो क्या एक्सपोर्ट करेगा, तभी तो एक्सपोर्ट लिखने पर एक्सेस होगा, उसको क्या रिक्वायर्ड है, मॉड्यूल कौन सा है, ये सुपर ग्लोबल इसके कांस्टेंट है, जो करंट फाइल नहीं वो करंट फाइल फोल्डर को उठाता है। इसने तो ये 5 पूरे हो गए। इस 5 मॉड्यूल्स पर हम लॉन्ग डिस्कशन करेंगे जब हम Node.js को पढ़ेंगे, उस समय ये बातें याद होनी चाहिए। देखो कितना लिखने पर आया है, मतलब आप जनरल पढ़ोगे तो ये बात भी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। देखो यस द मॉड्यूल रैप फंक्शन Node.js इज
इंटेंडेड इन इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन एक्सप्रेशन। मेरा मुद्दा ये था समझाने का, रिक्वायर्ड लिखने का। बात समझ में? तो यदि ये स्कोप्स की कहानियाँ क्लियर नहीं होगी ना तो मुश्किल है। और नेट पर नॉर्मल पढ़ोगे तो कोई बात भी नहीं बताएगा। कहानी समझ में आए? तो जब भी हम किसी चीज़ को रिक्वायर करते हैं तो वो अपना स्कोप अलग क्यों बनाते हैं? यदि यही फाइल PHP में होती ना तो ये इसके अंदर के फंक्शन कॉल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फंक्शन सुपर ग्लोबल स्कोप में हैंडल होता है। यहाँ पे इसने ग्लोबल स्कोप तो लिखा पर फंक्शन से स्कोप के बाहर कुछ ही दुनिया नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन को मान रहा है। किस किस को मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या इंटेंशनली समझाना चाह रहा हूँ? समझ में आई क्या बात? नहीं आई? हाँ, देखो बहुत सिंपल कहानी है। यदि आप जावा स्क्रिप्ट के इंटरनल मैकेनिज्म, आप यदि कि आम जीवन में भी यदि आप किसी पर्सन को नहीं समझते हो ना तो आप उससे अपनी बाउंडिंग क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। कहते हैं मेरे बहुत मस्त बाउंड है उसका, मतलब बाइंडिंग बहुत, मतलब कहते हैं ना अच्छा कनेक्शंस बनता है। इट मीन्स दैट आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो। चेहरा देख कर समझ जाते हो कि आज इसका मूड ऑफ है, आज ये थका हुआ है, आज ये है या XYZ जो भी है ना। वाई? क्योंकि आप उसके पूरे सिस्टम को समझते हो, पूरी दिनचर्या को जानते हो। यदि आप जावा स्क्रिप्ट को अपने अब आप उसके अनुसार प्रॉपरली बिहेव कर सकते हो कि मैं ये बोलूँगा तो उसको ये इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे जावा स्क्रिप्ट को यदि आप इंटरनल सिस्टम से या किसी भी लैंग्वेज को आप उसके इंटरनल मैकेनिज्म के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, केवल बारी बारी बातों से, उसके रिएक्शंस, उसके एक्शन से, यदि कोई चिल्ला रहा है तो उसके पीछे का रीजन नहीं मालूम, बस ये तो चिल्लाते रहता है, तो कोई डेफिशिएंसी है, कोई आयरन वायरन और की, या पीछे से दुखी हो के आया है, व्हाट द रीजन पता करो। आप चिल्लाने पर रिटर्न में वापस चिल्ला रहे हो। ऐसे ही कोडिंग में आप रिटर्न के अंदर ये नहीं चल रहा, ये करके देखते हैं, ये नहीं चल रहा, ये, उसके पीछे का रीजन देखो, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। जब तक आप किसी लैंग्वेज के पीछे के बिहेव को नहीं समझोगे ना, आप कितनी लैंग्वेजेज पढ़ लो आपको हर लैंग्वेज नहीं लगेगी। यदि एक लैंग्वेज के सिस्टम के बिहेवियर को समझ जाते तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक कॉमन सिस्टम से ही होकर गुजरता है, बस उस सिस्टम की थोड़ी सी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म को हमें समझना होता है। बात समझ में आई क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इसीलिए मैंने आगे के पोर्शन को फटाफट ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो कॉमन था। यहाँ से कहानियाँ हैं, हर एक अपने अंदर एक अपनी नई दुनिया लेकर घूम रहा है, तो इस सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। केवल लिखना नहीं आना, कहाँ काम हो रहा है उसका, क्यों यूज करूँ, ये बहुत लंबा सिस्टम चलेगा। और मैं ये समझाऊँगा क्योंकि ये मुझे मालूम है ऑनलाइन वालों के भी ये क्लियर वाला सिस्टम नहीं है, बस उनको भी लिखने आते हैं ये फंक्शन। बातें समझ में आई? अब कहानी को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, अगला बैच आ गया। ऑनलाइन वालों को कुछ दिक्कत है क्या? समझ में आया क्या क्या समझाया मैंने? हाँ सर, क्लियर तो नहीं है वो चीज़ें, मतलब कर लेते हैं काम, लेकिन क्लियर तो नहीं है। क्लियर नहीं हुआ अभी तक? हाँ हुआ, लेकिन इतना वो नहीं हुआ कि हाँ कर सकते हैं। तो वैसे तो IIFE समझ में तो आ गया कि कैसे क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन ये सेटिंग फाइल में कॉल कैसे नहीं हुआ, तो वो चीज़ देखनी थी। अभी भी नहीं आई क्या समझ में? नहीं आ गया वो तो, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं थी। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या कह रहे हो आप? ये IIFE के थ्रू ही तो हो रहा है मॉड्यूल को जो कॉल हो रहा था। हाँ, मॉड्यूल रिक्वायर करते इंक्लूड हो गया, पर इंक्लूड होते वक्त वो एक रैप करके लाया, वो रैक एक IIFE के अंदर रैप करके लाया, जो आते ही यहाँ कॉल हो गया। जैसे रिक्वायर्ड लिखा वो फाइल कॉल, वो फंक्शन को कॉल हो गया। अब उस फंक्शन के अंदर जो भी था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, चलो और डिस्कशन। क्लियर? हाँ बोलो। क्लियर है, पहले क्लियर नहीं था। अभी और क्लियर करेंगे, इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं। और ये जो टॉपिक है ना, इसको हम आगे नोट जेएस में फिर पढ़ेंगे, ये 5 पैरामीटर कैसे बिहेव करते हैं।